एक फंक्शन है जो कि रियल से रियल डिफाइंड है, g is also defined from real to real, be the two functions, then fx is equals to twice of. Here we have another question with us. ABC are the acute positive angles such that a plus b plus c is equals to pi. तो हमें यहाँ पे हमने तीन वैल्यूज कंसीडर करी 10a 10b 10c और इसमें लॉजिक लगाया अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। जैसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना 1,2 आ गया, मतलब ये नीचे बन रहा है, ऊपर नहीं बन रहा। कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया ना तो नीचे बन रहा है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें NC0, फिर 3 टाइम्स NC1, 5 टाइम्स NC2 और 2n + 1 टाइम्स NCn। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि P और Q हमें ये दो दिए हुए थे और हमें ये पता लगाना था ये कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा है, तो सबसे हमने पहले ए पार्ट को चेक किया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही आपने 0 डाला तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर में 1/x आगे आ जाएगा और 1 + ax - 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। So it is highly suggestible for you to watch the mock test 1 and 2 and then come back to the mock test number 3. Hello students, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya Educational Institution and my name is Akshay Arora. In this particular video, we will be discussing the mock test number 3 for your JEE Mains. तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन JEE Mains अप्रैल अटेम्प्ट के लिए करा रहे हैं। उसके लिए हम रोज मॉक टेस्ट लाते हैं, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में भी लाएंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 नहीं देखा है, सो इट इज हाईली सजेस्टेबल फॉर यू टू वॉच द मॉक टेस्ट 1 and 2 एंड देन कम बैक टू द मॉक टेस्ट नंबर 3। मोर ओवर, इस बार हमने मॉक टेस्ट 1 and 2 का जो लेवल था उससे ज्यादा लेवल रखा है मॉक टेस्ट नंबर 3 का। सो लेवल ऑफ द मॉक टेस्ट 1 and मॉक टेस्ट 2 वाज कंपैरेटिवली लो एंड वी हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ द मॉक टेस्ट नंबर 3। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। एक फंक्शन है जो कि रियल से रियल डिफाइंड है, g is also defined from real to real, be the two functions, then fx is equals to twice of minimum fx minus dx और 0। देखो इस फंक्शन को समझने की कोशिश करना। You'll observe here a function is defined in such a way fx is equals to twice minimum of fx minus dx and this is another function which is comma 0। ओके तो दो आपको फंक्शन दे दिए। पहला फंक्शन तो है fx minus dx, दूसरा है 0 और हमारा जो फंक्शन है ना f, वो कुछ ऐसा है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना वो हमें लेना होगा और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब हमें दो ही आंसर्स मिल सकते हैं। ओनली 2 टाइप्स ऑफ द आंसर्स वी कैन गेट। सबसे पहला आंसर ये हो सकता है कि या तो हमें fx की जो वैल्यू है वो fx minus dx के बराबर मिल जाएगी और उसका डबल, fx minus dx का डबल, या तो fx की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी या फिर हमें fx की वैल्यू मिल जाएगी 0। मतलब दो ही आंसर्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा आंसर्स पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इन सभी सॉल्यूशंस को रेफर करोगे ना, अच्छा ये भी वैल्यूज आपको कब कब मिल रही हैं इसको एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला जो आंसर मिल रहा है ना ट्वाइस ऑफ fx minus dx, ये तभी मिलेगा आपको इफ fx minus dx वी आर कंसीडरिंग लेस देन 0। अगर ये 0 से कम हो गया ना fx minus dx तो फिर ये मिनिमम बन जाएगा, और अगर ये मिनिमम बन गया तो ट्वाइस ऑफ दिस मिनिमम फंक्शन इज इक्वल्स टू fx। तो पहला वाला जो आपको आंसर है वो तब मिलेगा जब fx minus dx लेस देन 0 होगा, तब fx की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fx minus dx हो जाएगी। दूसरा वाला आंसर आपको तब मिलेगा जब fx minus dx जो है वो 0 से बड़ा होगा, fx minus dx will be greater than 0। और अगर fx minus dx 0 से बड़ा होगा तो उस वक्त जो है 0 हमारा मिनिमम हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ 0 0 होता है, इस वजह से fx की वैल्यू 0 आ रही है। आई होप ये भी क्लैरिटी है। जब आप इन सभी ऑप्शंस को देखोगे ना, इनमें से एक बार डी ऑप्शन को रेफर करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मॉडुलस लगा हुआ है, ये gx minus fx लिखा हुआ है लेकिन हमें क्वेश्चन में fx minus dx दिया हुआ है। मॉड के अंदर अगर आपने gx minus fx की जगह fx minus dx भी लिख दिया तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, तो आपने ऐसा कर दिया। लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं अभी, डी ऑप्शन की, ठीक है, ये हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है तो मैंने इसको gx minus fx की जगह fx minus dx लिख दिया जानबूझ के, ठीक है। अब है ना सबसे पहला जो केस है ना कि हम fx minus dx को नेगेटिव मान रहे हैं। अगर हम fx minus dx को सपोज अगर हमने नेगेटिव माना, सपोज वी आर अज्यूमिंग दिस fx minus dx नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो ये वाला जो मॉडुलस है जब ये खुलेगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा। मतलब सोचो अगर मॉड के अंदर ऑलरेडी है ना एक नेगेटिव क्वांटिटी रखी हुई है आपने,
तो अगर उस मॉडुलस को हटाओगे तो आपको माइनस एक्स लिखना होगा, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रखी हुई है तो अगर इस मॉडुलस को हटाओगे तो वो एज इट इज उठ के बाहर आ जाएगी एक्स। तो यहां पे भी आपको यही लॉजिक लगाना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स है लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा, नेगेटिव एक और रखा हुआ है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी आपके पास है एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये बन गया है ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये कौन सी कंडीशन में ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बना? जब एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो था। तो जब एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो था तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बन गया। ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है ये। मोर ओवर सोचो, अगर आपने ये वाली कंडीशन ले ली कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी रखी हुई है अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज उसके बाहर उठ के बाहर आ जाएगी। अगर आपने एज इट इज उठ के इसको बाहर निकाल दिया तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो रिजल्ट उस वक्त पता क्या आ जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू जीरो। तो ये सेम की सेम कंडीशन आ रही है जो हमने यहाँ पे डिराइव की है कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स जीरो है, और अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स है। ये केवल डी ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल हो रहा है, दैट इज व्हाई द डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया हाउ वी हैव डन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई वी आर मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ रहे हैं। The number of solutions of the equation, one equation is given to you. This is a trigonometric equation and you need to calculate the number of solutions of it. How will you be able to calculate it? What is the first step that you need to follow? Here we have sin x raised to the power 5 minus cos x raised to the power 5 is equals to 1 upon cos x minus 1 upon sin x. So the very first step is I'll be taking the LCM in the right hand side. So मैंने यहाँ पे लिख दिया है sin minus cos and this is whole divided by sin x into cos x. ऑल राइट, अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सबको उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, एक आ जाएगा sin x की पावर 5 माइनस cos x की पावर 5 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो देखो होगा क्या, जब आपके पास a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 अपॉन a माइनस b है तो आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, क्योंकि a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 में एक फैक्टर होगा a माइनस b। तो हमने क्या किया, इधर sin x cos x को तो हमने एज इट इज ही रहने दिया, और इस a की पावर 5 b की पावर 5 को हमने एक्सपांड किया। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास sin x माइनस cos x, फिर हमारे पास आ जाएगा sin x की पावर में है 4, फिर आ जाएगा sin x की पावर में है 3 इंटू cos x, फिर आ जाएगा sin x की पावर में है 2 इंटू कॉस स्क्वायर, और फिर आ जाएगा sin x की पावर में है 1 इंटू कॉस क्यूब, और फिर आ जाएगा cos की पावर 4। आई होप ये भी क्लियर है आपको। और ये पूरा का पूरा डिवाइड में है किससे? sin x माइनस कॉस एक्स से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है sin x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1। अब ये दोनों तो है ना आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जा रहा हूँ, sin x cos x एज इट इज चल रहा है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 2 से डिवाइड कर दूंगा सो दैट ये sin 2x में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हाफ है, फिर यहाँ पे sin 2x हमने लिख दिया। अब है ना ब्रैकेट के अंदर चल रहा है sin की पावर 4 और फिर cos की पावर 4, इनको क्लब करके लिख दिया sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। फिर हमारे पास है ना इस इधर ही सेम की सेम पैरेंथेसिस में sin क्यूब x cos x और sin x cos क्यूब x। तो अगर इन दोनों में से मैंने है ना sin x cos x कॉमन लिया तो मेरे पास है ना अंदर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म बच रही है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, सो आई एम राइटिंग दिस टर्म एज इट इज sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है इज इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा फाइनली, ये जो sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 है इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया है sin x cos x, और फिर यहाँ पे आ गया है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, सो वी कैन राइट हेयर एज sin स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाय 4। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लैरिटी है। यहाँ पे है हमारे पास हाफ टाइम्स sin 2x और राइट हैंड साइड में है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1। आई होप ये भी क्लैरिटी हो गई है। अब ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया,
इधर भी हमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ साइन 2x। ओके, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट हो गया है। इधर हमारे पास आ गया है 1, इधर हमारे पास आ गया है साइन स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाय 2, इधर हमारे पास आ गया है साइन 2x, और इधर हमारे पास आ गया है 1/4 साइन स्क्वायर 2x। ये साइन स्क्वायर 2x ऑलरेडी हमारे पास था भी सही, एक और आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास है इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम इस पूरे साइन 2x को है ना एक नया नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं t, ताकि मैं एक इक्वेशन बना सकूं। तो ये मुझे है ना इस 2 को तो मैं वहां ले जाऊंगा, ये काम करते हैं हाफ है, फिर t है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, फिर आ जाएगा हमारे पास t अपॉन 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको सबसे पहले इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस टेक द 4 एज एलसीएम। 4 एलसीएम लेते ही ये 4 बना, ये हमारे पास आ गया माइनस का 2t स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है 2t, और ये आ गया है टी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा है t/2 इज इक्वल टू है 1। तो हमने क्या करा, 4 इंटू 2 है, ये 8 हो गया, 8 को उधर भेज दिया, और इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा t टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इन सबको हम लोग एक तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा क्यूबिक इन टी, और जब इस क्यूबिक इन टी के रूट्स निकालेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आ रही है दैट इज +-2। अब t की वैल्यू +-2 आ रही है, तो इसका मतलब हमें t किसको माना था, साइन 2x को। साइन 2x की वैल्यू +-2 आ रही है, तो आपको लगता है इज इट पॉसिबल टू हैव द वैल्यू ऑफ साइन 2x एज +-2? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई यहाँ से एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस इन्होंने पूछे हैं हमसे, सो द नंबर ऑफ सोल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी 0, दैट इज ऑप्शन ए। वेरी गुड क्वेश्चन। Let us move to the next question now. Here we have another question with us. ABC are the acute positive angles such that a plus b plus c is equals to pi. अगर a plus b plus c pi है तो मतलब इसको राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसको ट्राइंगल b के एंगल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। देन cot a, cot b, cot c is equals to k। तो k की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता लगाना है, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द cot है। आप प्रोडक्ट ऑफ 10 भी समझ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ cot भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इफ इट इज इक्वल्स टू पाई, तो जो समेशन ऑफ 10a होता है ना दैट इज इक्वल्स टू पाई ऑफ 10a। आप जानते हो समेशन ऑफ 10a का मतलब क्या होता है, दैट इज 10a प्लस 10b प्लस 10c, और पाई ऑफ 10a का मतलब जानते हो आप, दैट इज 10a इंटू 10b इंटू 10c। यहाँ पे कुछ हमें वही दिया हुआ है कि समेशन ऑफ, मतलब ये हमें है ना प्रोडक्ट ऑफ 10a दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो हम इस लॉजिक का यूज करेंगे, और हम क्या करते हैं सबसे पहले है ना 3 वैल्यूज कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये अक्यूट पॉजिटिव एंगल्स है। सो कंसीडर 3 वैल्यूज, ठीक है, और वो वैल्यूज मान लेते हैं हम। सबसे पहले वाली वैल्यू तो 10a, दूसरी वाली वैल्यू हम मान लेते हैं 10b, और तीसरी वाली वैल्यू हम मान लेते हैं 10c। तो अगर हमने इसमें 3 वैल्यूज कंसीडर की तो हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन को एक बार ध्यान से सुनो। अरिथमेटिक मीन हो जाएगा समेशन ऑफ 10a होल डिवाइडेड बाय 3, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा पाई 10a होल रेज टू द पावर 1/3। ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो समेशन ऑफ 10a है वो तो प्रोडक्ट ऑफ 10a के बराबर होगा, दैट मीन्स ये पाई 10a में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स भी कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स नहीं करते हैं, इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं, होल डिवाइडेड बाय 3 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई 10a रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो पावर 1/3 वाली जो टर्म है इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई 10a रेज टू द पावर 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ कॉट हमें k दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ 10 जो होगा वो 1/k हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/k रेज टू द पावर 2/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अगर आप चाहो तो दोनों तरफ है ना 3/2 पावर ले लो, तो आपके पास आ जाएगा 1/k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 की पावर में 3/2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू के लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 रेज टू द पावर 3/2, और 3 रेज टू द पावर 3/2 का मतलब होता है 3√3। तो k लेस देन और इक्वल्स टू 1/3√3 विल बी द फाइनल आंसर, और ये k लेस देन और इक्वल्स टू 1/3√3 इज गिवन टू अस इन द ऑप्शन ए, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर ओवर हियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो आंसर आया है वो ऑप्शन ए क्यों आया है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सभी बच्चे, एक बार देख लो। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज पाई, तो समेशन ऑफ 10a विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 10a। समेशन ऑफ 10a का मतलब होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c, और प्रोडक्ट ऑफ 10a का मतलब होता है 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो हमें यहाँ पे हमने तीन वैल्यूज कंसीडर करी, 10a 10b 10c, और इसमें लॉजिक लगाया अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, समेशन ऑफ 10a अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई 10a का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करा, प्रोडक्ट ऑफ 10a को 1/k लिख दिया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कॉट k है तो प्रोडक्ट ऑफ 10 जो होगा वो 1/k हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी गॉट द आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a ऑफ k लेस देन मॉडुलस ऑफ a ऑफ k लेस देन 3, और k की वैल्यू 1 से लेकर n है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ a1 अगर हमें निकालना हो तो वो लेस देन 3 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a2 हमें निकालना हो तो भी वो लेस देन 3 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a3 हमें निकालना हो तो भी वो लेस देन 3 हो जाएगा, और आगे हम चलते जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ an हमें निकालना हो तो भी वो लेस देन 3 हो जाएगा। देन ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें ये जो +1 है ना, सबसे पहले राइट में ले जाते हैं उसको, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a1z, देन हमारे पास आ जाएगी a2z², और फिर हमारे पास आ जाएगी an(z) रेज टू द पावर n एंड इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ है ना मॉडुलस ले लेते हैं। जैसे ही हम दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो हमें मिलेगा a1z, ठीक है, प्लस a2z², देन प्लस an(z) रेज टू द पावर n, और मॉडुलस ऑफ 1 करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें रीजन डिटरमाइन करना है, लेकिन रीजन डिटरमाइन करने के लिए एक लॉजिक बताता हूं आपको। जैसे मान लो z1 प्लस z2 का मॉडुलस है, ठीक है, तो z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस होगा वो छोटा होगा किससे, z1 का मॉडुलस प्लस z2 के मॉडुलस से। z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस होगा वो छोटा होगा किससे, z1 का मॉडुलस प्लस z2 के मॉडुलस। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, ये पूरी की पूरी ये छोटी होगी, मतलब 1 छोटा होगा इनके इंडिविजुअल मॉडुलस से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ एवरी टर्म। चलो ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब इस इंडिविजुअल मॉडुलस को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है a1 का मॉडुलस और z का मॉडुलस, फिर हमारे पास आ जाएगा a2 का मॉडुलस और फिर z के मॉडुलस का स्क्वायर। आगे बढ़ते चलेंगे तो an का मॉडुलस और z के मॉडुलस का रेज टू द पावर n। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको a1 का मॉडुलस, a2 का मॉडुलस, a3 का मॉडुलस, अप टिल an का मॉडुलस, ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, लेस देन 3 दिए हुए हैं। इन सभी की वैल्यू दी हुई है लेस देन 3। अच्छा, ये क्वांटिटी है ना पहले ही बड़ी है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर आप इसमें a1 मॉडुलस, a2 मॉडुलस, इनकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी डाल दोगे तो भी ये बड़ी रहेगी ना, तो हमने इन सबकी मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया, दैट इज 3। जैसे ही हमने 3 डाला तो 3 बाहर आ गया, ये मॉड z बन गया, फिर मॉड z होल स्क्वायर बन गया, और अप टिल लास्ट वाली जो टर्म है वो मॉड z रेज टू द पावर n बन गई, और यहाँ पे आ गया है हमारे पास ग्रेटर देन 1। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना z रेज टू द पावर n तक जा रहा था लास्ट टर्म, ठीक है। हमने क्या करा, एक और इनइक्वलिटी लगा दी है, और इसको है ना 3 टाइम्स मॉड z स्क्वायर, और अप टिल हमने मॉड z रेज टू द पावर इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स तक हम ले गए हैं इसको। अगर हम इसको इन्फिनाइट टर्म्स तक ले गए हैं तो हमें पता लगा ये तो जीपी बन गई है, और इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो मॉड z है, और जो रेशियो है वो भी मॉड z है। तो यहाँ पे हमें एक इनइक्वलिटी मिली 1 अपॉन यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 1 लेस देन 3 टाइम्स a अपॉन 1 माइनस r। तो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आ रहा है 1 लेस देन 3 टाइम्स मॉड z अपॉन 1 माइनस मॉड z। ये हमने सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लगा दिया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मॉड z, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस मॉडुलस z। फिर क्लब करने की कोशिश करते हैं तो आ जाएगा 4 मॉड z,
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, z की वैल्यू है ना x प्लस आयोटा y मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस। तो हमें पता लगा कि मॉड z जो होगा वो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और यहाँ पे 4 टाइम्स है तो इसको 1/4 लिख देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/4 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसा कुछ समझ लीजिए, ये एक सर्किल की इक्वेशन दी है और उस सर्किल का जो रेडियस है वो 1/4 है, और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि सर्किल में S1 ग्रेटर देन 0, मतलब वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो सर्किल के बाहर लाई कर रहे हैं। अब इन सभी ऑप्शंस में देखेंगे ना तो हमें दिख रहा है कि मॉड जी की वैल्यू 1/4 है, लाई आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, मतलब वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो सर्किल के बाहर लाई कर रहे हैं, दैट इज ए ऑप्शन। सो दैट इज व्हाई ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। I hope you understood the concept. That is why we are moving ahead to the next question. Here we have another question. These are the terms which are given in AP and we have a common difference D. Then ये सम ऑफ सीरीज आपको दिया हुआ है, इस सम ऑफ सीरीज में है ना tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, तो इसको कोशिश करना आप टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट कर सको। कैसे कन्वर्ट करोगे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 10 और फिर दिया हुआ है tan इनवर्स। ये वाला जो D है ना, इसमें तो आप D की जगह A2 माइनस A1 रिप्लेस कर देना। क्यों रिप्लेस कर दोगे, नीचे 1 प्लस A1 A2 दिया हुआ है इस वजह से। यहाँ वाला जो D है ना, इस वाले D की जगह आप A3 माइनस A2 रिप्लेस कर देना, क्योंकि क्योंकि सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो AP में चल रही हैं, इनका डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स करोगे तो D आ जाएगा और वो की कॉमन है। और यहाँ वाले D की जब वैल्यू डालोगे ना, सो दैट विल बी AN माइनस AN माइनस 1। सो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। व्हाट आई ऑब्जर्व, यहाँ पे हमारे पास 10 है और 10 के अंदर हमारे पास है tan इनवर्स, और इस tan इनवर्स के अंदर चल रहा है A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, tan इनवर्स A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। सो आई एम राइटिंग हियर tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म व्हिच आई गॉट। नेक्स्ट इज tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। दिस इज द सेकेंड टर्म व्हिच आई गॉट। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें ना, द लास्ट टर्म, सो दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1। आई होप ये भी आपको क्लैरिटी हो गई। अब हमारे पास हुआ क्या, व्हाट वी गॉट द रिजल्ट, यहां से ये पता लगा कि tan इनवर्स A2 इधर प्लस में है, tan इनवर्स A2 इधर माइनस में है, ये दोनों कट गए हैं। तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज बनती हुई आ रही है, जिससे हमें ये पता लगेगा इन सभी टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स AN और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स A1, और ये पूरा का पूरा 10 के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस XY। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है, और इधर हमारे पास चल रहा है 10 के अंदर tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है AN माइनस A1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस AN इंटू A1। अब हम क्या करते हैं, AN की वैल्यू डाल देते हैं। AN की वैल्यू क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP विच इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और साथ में हमारे पास चल रहा है माइनस का A1, और होल डिवाइडेड में क्या चल रहा है 1 प्लस AN इंटू A1। A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास n माइनस 1 इंटू D होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस AN इंटू A1 चल रहा है। सो n माइनस 1 इंटू D whole divided by 1 plus AN into A1 is given to us in the option B. That is why option B will be the final answer. I hope you understood this concept, how we got the option B. That is why we are moving ahead. आगे बढ़ते हैं, one of the diameter of a circle circumscribing the rectangle ABC D is this. तो बेसिकली है ना, हमें क्या कहा गया है, एक डायमीटर है सर्किल का जिसकी इक्वेशन ये है, और वो ABCD रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जहां पे A पॉइंट आपको पता है और B पॉइंट पता है। देखो इन क्वेश्चंस को ज्योमेट्रिकली करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप -3,4 की लोकेशन देखो एक बार, तो -3,4 की लोकेशन यहाँ पे होगी। 5,4 की लोकेशन देखो, 5,4 की लोकेशन लगभग आपकी यहाँ होगी, दोनों के दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। इन्होंने बोला ये तो A है और ये B है। अब या तो रेक्टेंगल ऊपर की तरफ बनेगा और या फिर रेक्टेंगल नीचे की तरफ बनेगा। नीचे भी कितना बनेगा पता नहीं, ऊपर भी कितना बनेगा पता नहीं, लेकिन ऐसा जरूर हम है ना, अभी डायग्राम बनाने के लिए ऊपर मान रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो सर्किल है वो कुछ ऐसा हो गया, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्किल ऐसा हो गया, और एक डायमीटर जो है ना वो ये दिया हुआ है हमें।
ठीक है, अब हमें पता लगा कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो यहां लाए करेगा कहीं ना कहीं। देखो क्या आ रहा है वो -3,4 और 5,4 का जो मिड पॉइंट है -3 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, -3 + 5/2 एंड 4 + 4/2, 1,4 पे हमारा मिड पॉइंट आ रहा है। और यहां से अगर आप, ये तो कॉर्ड हो गई इस सर्किल की, इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब वन ऑफ द डायमीटर, डायमीटर जो है वो हमारा 4y = x + 7 है। ठीक है, क्या वो a को सेटिस्फाई कर रहा है? जैसे अगर आप -3 डालोगे और 4 डालोगे, सेटिस्फाई होगा? नहीं, a को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला तो डायमीटर नहीं है, फिर वो दूसरा वाला डायमीटर होगा, मतलब कोई और होगा वो डायमीटर, जो कि a और b दोनों से पास नहीं हो रहा, क्योंकि a, b पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए थे। जैसे अगर मान लो मैं x की जगह 5 डाल देता हूं, तो 5 + 12 हो रहा, 5 + 7 12 हो रहा है, एंड 12/4 3 आ रहा है, तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए उस वक्त, लेकिन नहीं है। तो ना तो ये वाला डायमीटर a पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ना b पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ना तो a से पास होगा ना b से, वो डायमीटर सेंटर से तो जरूर पास होगा, ये तो क्लियर है। अब हमें ये पता लग गया कि इस डायमीटर पे जो x कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x है, और लेकिन y कोऑर्डिनेट है ना वो फिक्स है, x कोऑर्डिनेट जो है दैट इज फिक्स, वो तो 1 है, और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको 1, y अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द सेंटर, देखो ज्योमेट्रिकली कितना आसान हो रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसको हम सेंटर बोल देते हैं। चलो, अब मुझे पता है सेंटर लाइज ऑन द डायमीटर, तो इसका मतलब इस डायमीटर के अंदर हमें 1, y डालना चाहिए, तो हमने 1, y यहां पे डाल दिया। जैसे ही 1, y डाला तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, तो इसका मतलब सेंटर का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता लग गया कि सेंटर का जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज हाफ। अब है ना, डायमीटर आप भूल जाओ, डायमीटर बस इसलिए था कि सेंटर का कोऑर्डिनेट पता लगा सको। इन्होंने आपसे क्या पूछा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताने के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत है? आपको लेंथ की भी जरूरत है और ब्रेड्थ की भी जरूरत है। जो लेंथ है वो तो साफ साफ दिख रही है, 5 और 3, ये वाली जो लेंथ है दैट इज 8। अब अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ अब सेंटर की मदद से आ जाएगी। जैसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना 1,2 आ गया, मतलब ये नीचे बन रहा है, ऊपर नहीं बन रहा, कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया ना, तो नीचे बन रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 2, तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी 2 आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो ब्रेड्थ आ जाएगी दैट विल बी 4। तो लेंथ तो 8 है, ब्रेड्थ 4 है, तो 8 4 32, 32 इज गिवन टू अस इन द सी ऑप्शन। देखो ज्योमेट्रिकली करना है इस क्वेश्चन को, कितना इजी हो गया हमारे लिए। हमने जो रेक्टेंगल बनाया था वो ऊपर बनाया था, लेकिन ज्योमेट्रिकली पता लगा कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है दैट इज 1,2, इस वजह से रेक्टेंगल नीचे बनेगा। लेकिन ब्रेड तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी इक्वल्स टू 4 ओनली, सो दैट इज व्हाई 8 into 4 will be 32 and 32 is given to us in the option C, hence it is an answer. I hope you are able to understand this. Next, angle between the tangents of this parabola at the point where it intersects the line this. अब है ना, सबसे पहले है ना इस पैराबोला को ऑब्जर्व करो। यहां पे पैराबोला है y² = 4ax, y² = 4ax में जो फोकस होता है वो a,0 होता है, और ये वाली जो लाइन है ना जो फोकस से पास हो रही है दिस इज फोकल कॉर्ड। इन्होंने बोला कि है ना ये वाली जो लाइन है जहां पे पैराबोला को काट रही है, वहां पे अगर आपने टेंजेंट्स बनाई तो उनके बीच में एंगल आपको निकालना है। तो मुझे पता लगा कि ये वाली जो लाइन है ना दिस इज अ फोकल कॉर्ड। क्यों फोकल कॉर्ड क्यों है? बिकॉज इट सैटिस्फाइज, क्योंकि ये सैटिस्फाई कर रही है, बिकॉज इट सैटिस्फाइज a,0। जैसे ही हम x की जगह a डाल देंगे, y की जगह 0 डाल देंगे, तो a,0 को सैटिस्फाई कर रही है, दैट इज व्हाई इट विल बी अ फोकल कॉर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या करा? टेंजेंट ड्रॉ करी। यहाँ पे भी हमने क्या करा? टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये जो एंगल आ गया ना दो टेंजेंट्स के बीच में दैट इज 90 डिग्री, और ये दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आया दैट इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन, π/2। ठीक हो, कितना कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको जरा सा ब्रेन यूज करना था। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पैराबोला की याद है कि फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पे अगर टेंजेंट डाली जाए तो जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो इजीली ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। Moving ahead to the next question, the probability that a certain beginner at the golf gets a good shot if he uses the correct club is 1/3। इन्होंने ये बोला है कि आप गुड शॉट मान रहे हो जब आप करेक्ट क्लब को यूज कर रहे हो तो 1/3 है। प्रोबेबिलिटी गुड शॉट की जब आप इनकरेक्ट क्लब को यूज कर रहे हो तो 1/4 है। इफ इन द बैग, मतलब 5 डिफरेंट क्लब्स ओनली वन ऑफ विच इज अ करेक्ट फॉर द शॉट, इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट होने के लिए probability of the correct club
होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट क्लब होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 4/5। अब हमें क्या बोला है, इफ ही चूजेस अ क्लब एट रैंडम एंड टेक्स अ स्ट्रोक, द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ गुड शॉट। इसका मतलब ये हमसे ना केवल गुड शॉट की बात कर रहे हैं। अब गुड शॉट है ना दो तरीके से हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा इसमें, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां पे समझना गुड शॉट दो तरीके से आ सकता है। सबसे पहला जो है वो गुड शॉट आ सकता है करेक्ट क्लब के साथ, और दूसरा है वो गुड शॉट आ सकता है इनकरेक्ट क्लब के साथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि दोनों ही तरीके से आपको गुड मिल सकता है। अब सबसे पहला जो केस दिया हुआ है हमें वो गुड शॉट है करेक्ट क्लब के साथ एंड दैट इज 1/3। तो इसमें इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड शॉट विद द करेक्ट क्लब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्लब दैट इज 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड शॉट इफ ही यूजेस द करेक्ट क्लब इज 1/3। ओके, समझ में आ गया आपको, ये थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने यूज करी है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड with incorrect will be equals to probability of good when it is incorrect, that is given to you 1/4 into probability of incorrect, that is 4/5. Now you just try to simplify it, 1/15 and 1/5 इनका एडिशन कर दो। जैसे ही आप 1/15 और 1/5 को ऐड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 15 LCM हो जाएगा, it will be 1 + 3, that will give you the result 4/15. 4/15 is given to us in the C option. That is why C option will be the final answer. I hope you understood this solution. So that is why we are moving ahead. In a certain town, 25% families own a phone and 15% own a car, whereas 65% of them neither own a phone nor own a car. इसका मतलब ये जो 65% के अलावा वाले जो लोग हैं ना वो है 35%। इन 35% के पास या तो फोन होगा और या फिर कार होंगी या फिर वो दोनों होंगे, ये 35% है, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन दिया हुआ है 35% फैमिली ओन ईदर अ कार और अ फोन, तो ये सी बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही जवाब है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। 2000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों है, ठीक है। अब 35 जो है वो यूनियन में आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं इंटरसेक्शन में कौन होंगे, तो इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोन का मतलब P और कार का मतलब C इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन द P, नंबर ऑफ पीपल इन द C माइनस नंबर ऑफ पीपल इन P इंटरसेक्शन C। अब नंबर ऑफ पीपल इन द P यूनियन C इज 35, और फोन वाले कितने लोग हैं 25, और C वाले कितने लोग हैं ध्यान से समझना 15। तो ये जो कॉमन वाले लोग हैं P इंटरसेक्शन C, that will be equals to number of people in the P intersection C, that will be 5। I hope ये भी आपको क्लैरिटी हो गई। तो इसका मतलब 5% of the total population I am assuming X, 5% of the total population is given to us in the question, that is 2000, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला कि 2000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों कार है और फोन है, तो 5% फैमिलीज थी जिनके पास फोन है और कार है। 5% ऑफ x इज 2000, यहां पे हम लिख देते हैं 5/100 टाइम्स x इज इक्वल टू 2000। 5/100 को कैंसिल आउट करेंगे 20 आ जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 40,000। ये भी क्लियर हो गया, x की वैल्यू आ गई है 40,000। इसका मतलब ये जो C ऑप्शन था 40,000 फैमिलीज लिव्स इन अ टाउन, ठीक है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि एक्स की वैल्यू हमारी 40,000 आ रही है, सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 40,000। सो बी एंड सी दोनों सही जवाब हैं, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और बी और सी हमें दिया हुआ है सी में, सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल पासेस थ्रू Q। इसमें देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक सर्कल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² इज इक्वल टू a²। अब इन्होंने है ना हमें बोला कि P पॉइंट है, वहां से है ना आप टेंजेंट डाल रहे हो, तो हमने क्या करा P पॉइंट से टेंजेंट डाली। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको कॉन्सेप्ट याद है क्या, COC,
वो होता है t इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 0। t कैसे लिखोगे आप, x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई। अब ये बोला जा रहा है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कहां से पास हो रही है, q से। q के कोऑर्डिनेट को आप मान लेते हैं x2 y2, तो इसका मतलब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में आपने डाल दिया x2 y2। जैसे ही आपने x2 y2 डाला तो ये x2 x1 यहाँ पे आ जाएगा y2 y1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा a स्क्वायर। अब इन्होंने ये बोला, ये कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब इन्होंने बोला L1 जो है ना वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम P, तो L1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 था और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये रूट ओवर S1 एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, वो हमने निकाला L1 की वैल्यू के लिए। L2 के लिए बोला L2 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम Q और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सो L2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर देन y2 स्क्वायर एंड देन माइनस a स्क्वायर। As we got the value of L1 and L2, what they are asking? They are asking us the distance between P and Q. अब है ना PQ के बीच में डिस्टेंस लिखना है आपको। So PQ डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देन इट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे तो PQ डिस्टेंस आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप इसे एक्सपांड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर, फिर एक y1 स्क्वायर, फिर एक x2 स्क्वायर, फिर एक y2 स्क्वायर, और साथ में आपके पास आ जाएगा x1 x2 विद अ नेगेटिव साइन, जिसमें आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया -2, और एक आ जाएगा y1 y2। चलो ये हमने एक नए तरीके से PQ डिस्टेंस को लिख दिया, एक्सपांड कर दिए सारे के सारे ब्रैकेट्स को। अब है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू a स्क्वायर दी हुई है, तो आपने यहाँ पे a स्क्वायर मेंशन कर दिया, ठीक है। और आपको कुछ और वैल्यूज भी पता है क्या? अच्छा, अभी तक आपको L1 और L2 की वैल्यूज पता है, ठीक है, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये L1 और L2 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज लिखा, फिर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एज इट इज लिखा, और ये -2a स्क्वायर है। अब इसको -a स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं ना -2a स्क्वायर को। एक -a स्क्वायर तो हमने इसके साथ यूज में ले लिया, इस पेयर के साथ, और एक -a स्क्वायर हमने इस पेयर के साथ में यूज में ले लिया। चलो ये भी आपको क्लैरिटी हो गई है। सो दिस इज द डिस्टेंस PQ। तो PQ डिस्टेंस हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ये बन गया है L1 का स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट L2 का स्क्वायर, और साथ में है पूरा स्क्वायर रूट। So PQ distance is square root of L1 square plus L2 square, which is given to us in the C option. Hence, C option will be the final answer. I hope you understood this question and as well as the concept. Now moving ahead to the next one, the coefficient of x raised to the power n in the polynomial. एक polynomial आपको दिया हुआ है, इसमें coefficient of x raised to the power n बताना है आपको। How you will be able to do this question? यहाँ पे ना सबसे पहले ये देखो कि highest power on x क्या आने वाली है। तो जैसे आप है ना सबसे पहले इन पैरेंथेसिस को देखोगे, ये NC0 है, ये NC1 है, और लास्ट वाले में NCN है। सो टोटल पैरेंथेसिस विच आर प्रेजेंट हियर इज n+1, मतलब टोटल n+1 पैरेंथेसिस प्रेजेंट है। मतलब x सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में n+1 आ जाएगा। लेकिन x की पावर में n+1 नहीं चाहिए हमें चाहिए x की पावर में n। कैसे करेंगे हम? मतलब हमें ना हर बार एक पैरेंथेसिस का कांस्टेंट उठाना होगा और बाकी सभी पैरेंथेसिस में से x उठाना होगा। तो एक पैरेंथेसिस को छोड़ दो, बाकी सभी पैरेंथेसिस में से x उठा लो, तो x की पावर n इंटू दिस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फिर x की पावर n इंटू दिस कॉन्स्टेंट, फिर x की पावर n इंटू थर्ड कॉन्स्टेंट, फिर x की पावर n इंटू लास्ट कॉन्स्टेंट। इस तरीके से x की पावर n का हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा। सो वी विल बी हैविंग x रेज टू द पावर n। सबसे पहले हमें मिलेगा NC0, फिर 3 टाइम्स NC1, यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा सा लिखना है, मुझे छोटा नहीं लिखना। सो इट विल बी 3 टाइम्स NC1, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स NC2, और फिर हमारे पास आ जाएगा 2n+1 टाइम्स NCN। ये भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी ये कैसे मिला हमें। अब हमें क्या करना है, इन सभी का सम निकालना है। इन सभी का सम कैसे निकलेगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें NC0, फिर 3 टाइम्स NC1, 5 टाइम्स NC2 और 2n+1 टाइम्स NCN, ठीक है। इस पूरी सीक्वेंस का अगर आप चाहते हो कि मुझे सम चाहिए, तो हम इस पूरी सीक्वेंस को लिखने का जो तरीका है, ये 1 3 5 अप टिल 2n+1 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 0। तो अगर हम इसको r अज्यूम करते हैं ना,
तो r के साथ में हमारा ये जो कोएफिशिएंट चल रहा है दैट इज 2r+1, सो 2r+1 टाइम्स NCR, इसका समेशन चल रहा है इस पूरे कोएफिशिएंट के अंदर। अब इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, तो मैंने इसको लिख दिया समेशन ऑफ 2r इंटू NCR, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया इसको समेशन ऑफ NCR। समेशन ऑफ NCR जहां पे हमारी r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है, तो ये बन गया NC0, NC1, NC2, NC3, ये बन गया 2n। और अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n/r, n-1 CR-1, बस फॉर्मूला लगा दिया, तो ये r से r कट गया, 2n बाहर आ गया, 2n टाइम्स यहां पे हमारे पास बन गया है 2n-1 और ये है 2n। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन गया n टाइम्स 2n प्लस 2n। इसमें से 2n अगर कॉमन ले लोगे तो n+1 हो जाएगा। सो n+1 टाइम्स 2n is given to us in the option C. Hence option C will be the final answer, that is the coefficient of x⁴n in this polynomial. I hope you understood how we got the answer, so that is why we are moving ahead to the next question. अगला क्वेश्चन है which of the following is incorrect. ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना नॉट करेक्ट वाले, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें करना क्या होता है, इसमें सभी के सभी पार्ट्स को हमें देखना पड़ता है इंडिविजुअली, और इसमें करेक्ट नहीं है। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, फर्स्ट को टिक कराते हैं। अब बच्चे ना इनकरेक्ट को पढ़ना भूल जाते हैं, नॉट करेक्ट को पढ़ते नहीं है, लगता है ये करेक्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेकिन होता ये नॉट करेक्ट है। तो आप है ना ऐसा मत करना कि आपने फर्स्ट पार्ट को देखा और आपको दिख गया करेक्ट है तो टिक लगा दिया आंसर, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। आपको सारे पार्ट्स को चेक करना होगा और वो ढूंढना होगा जो इसमें से गलत है। तो जैसे हमने ए पार्ट को देखा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू √2 + 1 रेज टू द पावर 6 इज 197। ये है ना, ये √2 + 1 रेज टू द पावर 6 की है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। सो हाउ विल आई बी एबल टू गेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे, ये जो √2 + 1 है रेज टू द पावर 6 है, इसको है ना हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। इसके पास एक इंटीग्रल पार्ट भी होगा और इसके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। उस फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने f लिख दिया। फिर मैंने सोचा ये जो √2 - 1 है, √2 जो होता है वो 1 पॉइंट समथिंग है, उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा। इस पॉइंट समथिंग के ऊपर 6 पावर लोगे तो फ्रैक्शनल पावर आएगी, उसको हम नाम दे देते हैं g, ठीक है। ये जो f और g है ना, ये दोनों के दोनों ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाए करेंगे, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यूज हैं। क्या 0 हो सकते हैं? यस, ये 0 हो सकते हैं। क्या 1 होंगे? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती है, तो ये 0 से 1 के बीच में लाए कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मैं देखूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों इंटीजर तो है नहीं एग्जैक्ट, तो यहाँ पे ये ना 0 भी नहीं होंगे। ये वैसे तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में मुझे साफ ही दिख रहा है कि ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है, इस वजह से इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ना कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आने वाला है, और वो जो फ्रैक्शन होगा वो नॉन जीरो नहीं होगा। इस वजह से ये 0 से 1 के बीच में है दोनों। अब मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। जैसे ही ऐड किया तो i + f + g की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज इक्वल्स टू √2 + 1 रेज टू द पावर 6 और फिर है √2 - 1 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये i + g + f इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये जो राइट हैंड ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ना टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब केवल इवन टर्म्स आएंगी, और जो ऑड टर्म्स होंगी ना, सॉरी केवल ऑड टर्म्स आएंगी और जो इवन टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे कि डबल हो जाएगा किसका, 6c0, ठीक है, √2 की पावर 6, फिर आ जाएगा आपके पास 6c2 √2 की पावर 4, फिर आपके पास आ जाएगा 6c4 √2 की पावर 2, और लास्ट टर्म आ जाएगी 6c6। आई होप आपको क्लियर हो गया ये टर्म्स हमें कैसे मिली है, ठीक है। अब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे ना, इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 198, ठीक है। और यहां पे आपके पास रखा हुआ है i + f + g। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये जो f की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, एक मिनट रुको, फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू है ना f लाइज बिटवीन 0 to 1, और ये जो g है ना ये भी 0 से 1 के बीच में है, तो f + d जो होगा ना दैट विल बी 0 to 2, ये 0 से 2 के बीच में है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं i की वैल्यू निकालना चाहता हूं। i की वैल्यू हो जाएगी 198 में से आपको सबट्रैक्ट करना होगा, 198 में से आपको सबट्रैक्ट करना होगा f + g के सम को।
तो i का मतलब है इंटीजर, 198 में से आपको एक इंटीजर सबट्रैक्ट करना होगा तभी तो इंटीजर मिलेगा। और ये f प्लस जी 0 से 2 के बीच में, अब 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर बताओ, दैट इज 1, तो i की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 197। तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर parenthesis √2 + 1 दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन इज 197। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है 197, ये तो सही दिया हुआ बिल्कुल। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है क्या, ये गलत है क्या, ये नहीं, ये तो ए सही है, तो इसको टिक नहीं करना। अब बी को चेक करोगे आप, जब आप बी को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि √3 + 1 raised to the power 2m contains 2 raised to the power m + 1 as a factor। अब आप एक बार √3 + 1 raised to the power 2m को देखने की कोशिश करो, तो यहां पे हमारे पास ऐसे बता देता हूं आपको यहीं से, है ना, √3 + 1 raised to the power 2m, इसका होल स्क्वायर लगा दिया और इस पावर पूरे के ऊपर पावर m लगा दी। जैसे ही आप होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2a भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 + 2 √3 और इस पूरे के ऊपर m पावर है। जैसे ही आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 की पावर m तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपके पास 2 + √3 raised to the power m। ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहां पे एक तो एक्सपांशन हमारे पास है 4 + √2 √3 raised to the power m, और दूसरा जो एक्सपांशन है वो है 4 - 2 √3 raised to the power m। अगर मैं इन दोनों एक्सपांशंस को ऐड करता हूं 4 + 2 √3 raised to the power m और 4 - 2 √3 raised to the power m, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डबल। और डबल में है ना 2 की पावर m तो सब में कॉमन है, ठीक है। डबल किसका हो जाएगा, ऑड टर्म्स का। तो जैसे MC0 2 के ऊपर m, फिर MC2 2 के ऊपर m-2 √3 के ऊपर 2, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो आपको दिख रहा है यहां पे 2 की पावर m + 1 आ गया, 2 की पावर m + 1। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि है ना √3 + 1 raised to the power 2m, द इंटीजर नेक्स्ट अबव, इसके बाद जो आएगा ना वो 2 की पावर m + 1 एक फैक्टर रखता होगा। और जैसे ही मैंने है ना ये √3 + 1 है और √3 + 1 जो है उससे जस्ट बड़ा मैंने √3 - 1 लिया जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, और इसे हमने लिख दिया 4 - 2 √3। तो इसमें जैसे ही ऐड किया तो मुझे पता लगा कि 2 की पावर m + 1 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अब इसी तरीके से है ना, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट चेक किया उसी तरीके से सी को चेक करना। 7 + 4 √3 raised to the power m है, ठीक है, और 7 - 4 √3 raised to the power m को ऐड कर देना, आपको डबल मिलेंगी ऑड टर्म्स। और यहां से आपको पता लगेगा कि ये मल्टीपल ऑफ 2 आ गया है, मल्टीपल ऑफ 2 आ गया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का नहीं है मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ये वाली जो टर्म है इसको भी तो यहां भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये वाली टर्म को जब वहां भेजोगे ना तो ट्वाइस ऑफ 2 का मल्टीपल -1, और 2 का मल्टीपल -1 इवन नहीं होता, वो क्या होता है, ऑड होता है, और ऑड में से 2 नहीं निकाला जा सकता। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि इसमें सारे पार्ट्स हमें चेक करना है। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको सबसे पहले आप क्या करना, छोड़ देना लास्ट के लिए, क्योंकि सभी पार्ट्स को चेक करना है तो इंडिविजुअली सबको टाइम देना होगा। Let us proceed further for the next question. If the quadratic equation, एक quadratic equation है जिसमें ABCD नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, has the real root, इस quadratic के पास रियल रूट है, तब हमें क्या करना होगा, then what is the condition behind that? तो हम क्या करेंगे, let x be the real root, यहां पे हमारे पास है x be the real root। अगर रियल रूट है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x² फिर a + iota b इंटू एक्स, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास c + iota d और इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट वाली जो चीजें हैं उनको अलग लिख देते हैं। तो हमारे पास x² है जिसके साथ आयोटा नहीं है, फिर हमारे पास ax है जिसके साथ आयोटा नहीं है, फिर हमारे पास c है, तो इसको तो हमने अलग से 0 कर दिया। और जो इमेजिनरी पार्ट वाले एलिमेंट्स हैं, एक तो bx है यहाँ पे और एक हमारे पास है d, इनको अलग कर देते हैं। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली है -d/b, और ये x की वैल्यू हमने यहां डाल दी है। सो दिस इज -d/b होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स -d/b एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें पता लगेगा कि ये d² हो गया, और यहां पे माइनस का ad/b हो गया, प्लस का c इज इक्वल टू 0। इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग b एज एन LCM।
तो जैसे ही हमने डी स्क्वायर लिखा, फिर इसे लिखा ए बी डी, फिर हमने यहाँ पे लिखा इसे बी स्क्वायर सी और इज इक्वल टू 0। तो आपको लग रहा है किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? यस, इट इज मैचिंग अप विद द ऑप्शन ए. That is why option A will be the final answer for this question. I hope you understood the method what we have used for this question. Moving ahead to the next question, if a line segment AM is equals to A moves in a plane XY remaining parallel to the line x-axis, OX का मतलब x-axis, so that the left end of the A slides along the circle x square plus y square is equals to A square, then the locus of M will be what? तो ये x-axis है, ये y-axis है. यहाँ पे हमने एक सर्किल बना दिया और वो है सर्किल एक्स स्क्वायर, फिर है वाई स्क्वायर और फिर है वो ए स्क्वायर. ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया. अब हमने क्या बोला, यहां पे हमारे पास आ गया है इफ अ लाइन सेगमेंट ए एम इज इक्वल टू ए, इसकी लेंथ है हमारे पास में ए एम इज इक्वल टू ए, मूव्स इन अ प्लेन एक्स वाई रिमेनिंग पैरेलल टू द लाइन एक्स एक्सिस सो दैट लेफ्ट एंड ऑफ ए स्लाइड्स अलोंग दिस सर्किल. अब ये सर्किल में आपको एक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है, तो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा a को आप अज्यूम कर लें. ठीक है, आपको लोकस ऑफ m निकालना है, तो आपने इसको h कॉमा k मान लिया. अब है ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये am जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो जो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उसमें अगर आप स्मॉल a लेंथ ऐड कर दें तो m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो यहां से आप h की वैल्यू लिख पाएंगे स्मॉल a प्लस a cos थीटा. इनफैक्ट अगर आप k की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m है और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a इज b sin थीटा, तो k की वैल्यू आ जाएगी b sin थीटा. मुझे पता है कि अगर मुझे लोकस बनाना है तो मतलब h और k में एक रिलेशनशिप निकालना है. आई नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये h माइनस a का होल स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो लोकस हमारे पास आ जाएगा h माइनस a का होल स्क्वायर, देन आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो h स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0. अगर आप x और y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपको पता लगेगा ये जो है बी ऑप्शन से मैच कर रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इज मैचिंग अप विद द बी ऑप्शन, सो दैट इज वाई बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. h को तो x से बदल दो और k को y से बदल दो, आंसर मिल जाएगा. चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. एक सीरीज दी हुई है समेशन ऑफ tn वाली. Sn के बारे में बात की हुई है कि 3tn माइनस का 2 है. अब बच्चों आप मुझे बताओ, सबसे पहले ये फॉर्मूला है ना n इज इक्वल टू 1 के लिए हम वैलिड करते हैं, होगा या पॉसिबल नहीं होगा. अगर मैं S1 की वैल्यू लिखता हूं तो वो 3t1 माइनस 2 आ जाएगी. S1 तो खुद ही टर्म नंबर 1 होता है, तो ये 3t1 माइनस 2 हो गया. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2t1 और यहां पे आ जाएगा 2, तो t1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. दिस इज द टर्म नंबर 1. ठीक है, अब टर्म नंबर 1 तो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है. अगर मैं चाहूं तो अब मैं यहां से S2 भी निकाल सकता हूं, तो S2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3t2 माइनस 2 आ जाएगी. ठीक है, और उसमें टर्म नंबर 1 तो t2 भी पता लग जाएगा, लेकिन हमें तो n के टर्म्स में अब आंसर निकालना है. सो हाउ विल आई बी एबल टू गेट इट. मुझे पता है कि जो Sn जो होता है ना, दैट इज टर्म नंबर n माइनस टर्म नंबर n माइनस 1, ये हमारे पास Sn होता है. और टर्म नंबर n की जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दी हुई है क्या टर्म नंबर n की वैल्यू, एक बार देख लो आप. ठीक है, यहाँ पे समेशन ऑफ Sn दिया हुआ है, समेशन ऑफ Sn आपको निकालना भी है. चलो ठीक है, और Sn जो है वो समेशन ऑफ टर्म नंबर 1 है. चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें टर्म नंबर n में से सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया. एक बार ध्यान से सुनो. अगर आप टर्म नंबर n निकालना चाहते हो ना, तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सबट्रैक्ट कर दो. सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टर्म नंबर n. अब अगर ये टर्म नंबर n की वैल्यू आप लिखना चाहो Sn की वैल्यू के टर्म्स में, तो ये Sn का फॉर्मूला था 3tn माइनस 2 और Sn माइनस 1 का फॉर्मूला है 3 टाइम्स tn माइनस 1 माइनस 2. अब माइनस 2 से माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स टर्म नंबर n माइनस टर्म नंबर n माइनस 1. ये भी आपको क्लियर हो गया. ये आपके पास आ गया है tn की वैल्यू. आई होप ये क्लियर हो गई. अब ये tn की वैल्यू आ गई है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, t1 t2 t3 अप टिल tn, ये सारी वैल्यूज, और उनका जब आप सम करोगे तो आपके पास Sn आ जाएगा. तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं
ये जो Tn आ रहा है वो 3 टाइम्स Tn माइनस 1। अब अगर हम T1 लिखेंगे तो हमारे पास T1 माइनस T0। अच्छा T1 तो पहले ही ऑलरेडी है हमारे पास में, तो जैसे हम T2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 3T2 माइनस T1। T3 की वैल्यू लिख देते हैं हम, तो 3T3 माइनस T2, और Tn की वैल्यू लिख देते हैं, सो 3Tn माइनस Tn माइनस 1। अब ये टर्म्स है ना कटती हुई दिखेंगे हमें, कैसे? देखो T2 से T2 कट रहा है, T3 से T3 कट रहा है, यहाँ से यहाँ ये कट रहा है, तो हमारे पास है ना सम जो आ जाएगा ना Sn का, Sn, कि वो T1 से लेकर Tn तक का सम है। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो बस एक T1 और ऐड कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स Tn माइनस T1। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हमें n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू n तक जा रहा है और Sn की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है? तो हमें समेशन ऑफ Sn निकालना है। अभी तो हमारे पास क्या आया है? केवल Sn आया है, और इस Sn का भी हम क्या करने वाले हैं? समेशन निकालने वाले हैं। सो इन दैट वे वी विल बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर। अब देखो ये फाइनल आंसर निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 आप हमारे पास आ गया है, तो हम यहां से T2 की वैल्यू भी कोशिश करते हैं निकाल लेंगे, फिर T3 की वैल्यू भी कोशिश करेंगे, एंड उससे हमारे पास डायरेक्टली Sn बदल जाएगा। देखो कैसे? तो हमारे पास यहां से आ गया है Tn इज इक्वल टू 3 टाइम्स Tn माइनस Tn माइनस 1। सो ये हमें मिला है 3Tn माइनस 3Tn माइनस 1। ये आ गया है Tn, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो 2Tn, इसको यहाँ ले आएंगे तो 3 टाइम्स Tn माइनस 1। सो Tn ओवर Tn माइनस 1 की वैल्यू आ गई है, और Tn ओवर Tn माइनस 1 की वैल्यू आ गई है 3/2। मतलब nth टर्म अपॉन n माइनस 1 टर्म का जो रेशियो आ रहा है वो 3/2 है। तो सीक्वेंस चल रही है जीपी में, तो इसका मतलब T1 T2 T3 ये जीपी में चल रहे हैं, उससे Sn आ जाएगा। Sn का मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 है, r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 टाइम्स 3/2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे पास आ गई है Sn की वैल्यू। अब जब ये Sn आ गया है तो इसका आपको लगाना होगा समेशन, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो यहां से आपने क्या करा, समेशन ऑफ Sn, और कहां से कहां जाना होगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू n। Sn की वैल्यू भी डाल दो, क्या डालोगे, 2 टाइम्स 3/2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो हम यहां पे लिख देंगे 2/2 टाइम्स 3/2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और समेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक का। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि सबसे पहली जो टर्म आने वाली है, सबसे 2 तो बाहर निकाल लो। सबसे पहली टर्म आ रही है 3/2 माइनस 1, फिर अगली टर्म आ रही है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर अगली टर्म आ रही है 3/2 का होल क्यूब माइनस 1, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। सो 3/2 की पावर n माइनस 1, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये जो 3/2 है इन सबको एक साथ क्लब करना स्टार्ट कर दो। इनको सबको एक साथ आपने क्लब कर लिया, और ये जो -1 सभी में आ रहा है तो -n लिख दिया, और इस पूरे के बाहर 2 चल रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे एक जीपी दिख रही है, और इस जीपी में फर्स्ट टर्म 3/2, रेशियो 3/2, सो a r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया है इस पूरा जीपी का सम, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, इन ऑप्शन से मैच करेंगे। सो विल ऑब्जर्व दैट ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि P और Q हमें ये 2 दिए हुए थे, और हमें ये पता लगाना था ये कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा है, तो सबसे हमने पहले ए पार्ट को चेक किया। इसमें दिया हुआ P एंड Q, और यहाँ पे हमें दिया हुआ P एंड Q का आपने एंड लगाना है। किसके साथ लगाना है, नगेशन ऑफ P और Q। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर मैं एक बार डी मॉर्गन लगाता हूं। तो डी मॉर्गन लगाने से हमें पता लगा कि ये बन गया हमारे पास नगेशन P नगेशन Q, और बीच में हमारे पास आ गया है, पहले तो और था और अब आ गया है एंड। ये भी क्लियर हो गया। अब सभी ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, तो सबको एक ही पैरेंथेसिस में डाल दो। सो P एंड Q एंड नगेशन P एंड नगेशन Q, तो मैंने ये एक ही पैरेंथेसिस में डाल दिया। P और नगेशन P में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फॉल्स,
Q और नेगेशन P में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। और जब भी आपको सारे रिजल्ट्स फॉल्स मिल जाते हैं, so that statement is a contradiction, fallacy. So that is why A option will be the final answer. I hope you understood this particular question very easily. Moving ahead to the next one, the mean and the standard deviation of the marks of 200 candidates. So the value of n is given to you as 200 and the mean is given to you as 40. So the sum of observations is equals to n times x bar. So that will be equals to 200 times 40, which will result into 8000. So sum of observation is 8000. Moreover, they have also given to you sigma. Sigma is standard deviation, which is 15. Now, later it was discovered that the score of 40 was wrongly read as 50. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सम है ना उसमें 10 एक्स्ट्रा ले लिया, यू हैव टेकन 10 एक्स्ट्रा, तो ये तो आपका ओल्ड सम आ गया। और अगर आप चाहें तो सम न्यू भी निकाल सकते हैं। सो आ जाएगा वो 7990, ये न्यू सम आ जाएगा। ये 10 हमने कम कर दिया क्योंकि जो ये एक स्कोर था 40 उसको गलती से 50 ले लिया, लेकिन लेना चाहिए था 40। तो अब ओरिजिनल जो नया सम आएगा वो 7990 आ जाएगा, तो उससे करेक्ट मीन मिल जाएगा आपको। और अगर आप करेक्ट मीन निकालना चाहते हैं सो दैट विल बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर स्टिल सेम, दैट इज 200। सो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 799 में अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3, देन यहाँ पे 9, देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9.5 और यहाँ पे आ जाएगा 39.95। तो पहले तो मीन आ रहा था 40, अब आ रहा है 39.95। तो इन्होंने बोला करेक्ट मीन 39.95, तो ये इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जानते हैं, उसमें फॉर्मूले में आप देखना तो आपको मिलेगा सम ऑफ या मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ऐसा समझ लो आप। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन इज इक्वल्स टू 15। अब मीन ऑफ स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ xi का आपको स्क्वायर दिया हुआ है और उसका एवरेज है तो डिवाइड बाय 200 और माइनस स्क्वायर ऑफ मीन जो 40 था उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। तो ये है ना समेशन xi का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में, दैट विल बी 1615 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 20 समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन तो होती है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। ये आपके पास आ गया है इनकरेक्ट समेशन xi का स्क्वायर और इसको करेक्ट बनाना है। करेक्ट कैसे बनाओगे, आपने 40 की जगह 50 रीड कर लिया तो होना चाहिए था 40 स्क्वायर, लेकिन आपने लिख दिया 50 स्क्वायर, मतलब आपने 900 एक्स्ट्रा उठा लिया। तो अगर आप करेक्ट वैल्यू उठाना चाहते हो ना, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन xi स्क्वायर, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन xi स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आई है ना 1615 इंटू 20, इसमें आप 900 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जैसे ही ये करेक्ट वैल्यू आपके पास आ गई है तो इस करेक्ट वैल्यू को आप डिवाइड बाय 200 कर दें, इसी फॉर्मूले में डाल दें मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, उसका रूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। अच्छा है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इधर स्क्वायर भी करना होगा, हमने स्क्वायर नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो जाएगी यहाँ पे, मतलब स्क्वायर कर देना ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, मतलब 1615 नहीं रहेगा फिर ये, तो 1825 हो जाएगा फिर इन दैट केस 1825। चलो बस इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन है ना, ये फॉर्मूला वेरिएंस का है, इसका रूट लोगे तब स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। चलो तो ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप आपको समझ में आ गया है हमने कैसे किया। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, पूरे 100 जने थे उस कॉन्फ्रेंस में, 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। तो देखो मैं ना ये पूरी सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, इसमें ना लेफ्ट में तो है ना इंडियंस रख रहा हूँ और राइट में है ना फॉरेनर्स को रख रहा हूँ। आई का मतलब है इंडियन, एफ का मतलब है फॉरेनर्स। ऑफ दीज इंडियन, इन इंडियंस में से 4 डॉक्टर थे। अच्छा, इंडियन को भी 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, एक तो मेल इंडियंस, एक फीमेल इंडियंस, ठीक है। मेल इंडियंस कितने हैं, मेल इंडियंस थे 23, फीमेल इंडियंस कितनी है 29, ठीक है। अब इन्होंने बोला 4 डॉक्टर थे इंडियंस, ठीक है, और
ऑफ दीज इंडियन पीपल आर 4 डॉक्टर्स। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ना फीमेल भी डॉक्टर हो मेल भी डॉक्टर हो, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने x तो मान लिए फीमेल डॉक्टर, तो 4 माइनस एक्स हो जाएंगे मेल डॉक्टर्स। आई होप ये क्लियर हो गया आपको 4 माइनस एक्स क्यों लिखा मैंने। नेक्स्ट 24 आर ईदर मैन और द डॉक्टर्स, मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम मैन की वैल्यू की बात करें और डॉक्टर्स की वैल्यू की बात करें तो वो है 24। तो हमने ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा कोई भी है ना फॉरेन डॉक्टर नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया इन्होंने, 0 फॉरेन डॉक्टर। हाउ मेनी फॉरेनर्स एंड वुमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो टोटल लोग कितने हैं 100। 100 में से इंडियंस कितने हो गए, मेल और फीमेल दोनों को मिला लो आप, तो 23 एंड 29 ये आ जाएगा आपके पास में 52। अब 52 आप है ना सप्राक कर लो तो आपके पास आ जाएगा 48। 100 में से 52 सप्राक कर लो, क्योंकि ये तो 52 जो है ये इंडियंस है, सो यू आर लेफ्ट विल बी विद द 48 फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स हैं टोटल 48, तो 48 हमें दिया हुआ है केवल एक ही ऑप्शन में, तो डायरेक्टली ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो ये भी पता लगाना है सर कि विमेन डॉक्टर्स कितनी है, तो आप क्या करना यहां पे है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट D माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट M इंटरसेक्शन D कर देना, यहां से 24 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट M मेल कितने हैं 23, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट D, ठीक है, डॉक्टर्स कितने हैं 4, और ऐसे मेल्स और डॉक्टर्स दोनों जितने हो और मेल भी और डॉक्टर भी हो वो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास है ना x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, दैट विल गिव यू अ वीमेन डॉक्टर, क्योंकि वीमेन डॉक्टर्स को ही हमने x अज्यूम किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे। सो दैट इज व्हाई वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A इज अ मैट्रिक्स गिवन टू यू एंड हमें कहा गया है a की पावर n लिखें सबसे पहले और उसको फिर 1/n से मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप a की पावर n को 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी और उस मैट्रिक्स में आएगा आपके पास cos n थीटा डिवाइडेड बाय n, देन आपके पास आ जाएगा sin n थीटा डिवाइडेड बाय n, देन आपके पास आ जाएगा माइनस sin n थीटा डिवाइडेड बाय n, और यहां पे आपके पास आ जाएगा cos n थीटा एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय n। ये भी क्लियर हो गया। अब इन्होंने बोला है कि इसके अंदर आप लिमिट लगा देना n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप सभी के अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल ऑब्जर्व दैट इन सभी के डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, सभी के डिनोमिनेटर इन्फिनाइट हो जाएंगे, और सबके डिनोमिनेटर अगर इन्फिनाइट है तो टर्म 0 हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाई वी विल बी ऑब्टेनिंग अ नल मैट्रिक्स। वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट आई यूज्ड हियर। सो दैट इज व्हाई वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल। e की पावर में एक सीक्वेंस चल रही है और ये सीक्वेंस इन्फिनाइट तक चल रही है, सो इन्फिनाइट जीपी लगा देंगे। सो इन्फिनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस आर, आर भी साइन स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म भी 1, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, e की पावर में 10 स्क्वायर है और उसके साथ log 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये 10 स्क्वायर को e की पावर में log फिर 2 है और 2 की पावर में 10 स्क्वायर लिख दिया। तो एक log की प्रॉपर्टी होती है, ये भी e है ये भी e है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 10 स्क्वायर x। ये बोला गया है कि ये जो 2 रेज टू द पावर 10 स्क्वायर है वो सैटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 को। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे सो वी विल बी लेफ्ट विद द रिजल्ट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। देन वी गॉट द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, एक तो 1 आ गई है और एक हमारे पास आ गई है 8। मतलब 2 की पावर में अगर हमारे पास 10 स्क्वायर x है उसको हम 1 के बराबर करेंगे तो यहां से हमारे पास 10 स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 0। इन द सेम वे 2 की पावर में हमारे पास 10 स्क्वायर x है उसको हम 2 क्यूब के बराबर करेंगे, क्योंकि 8 मतलब 2 क्यूब, तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 के बराबर। अच्छा 10 स्क्वायर x अगर 0 है तो 10x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरवल। 10x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ रही है +√3 एंड -√3, क्योंकि हमें है ना 0 से 90 के बीच में लेना है, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी π/3। अब ये π/3 आप यहां डाल दें, cos π/3 होल डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस sin π/3, so half plus √3/2। So in this way we will be able to get the option C as the final answer. I hope you understood the concept that we have used for attempting this question. Moving ahead to the next question, the sum of the series, there is a series defined where n approaches towards infinity. Okay? अब इसका सम कैसे निकालना होगा, सबसे पहले मैं ये केवल r टर्म की बात करता हूं, AR, this is R,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू द पावर 4। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं क्या करूंगा, एक आर स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा, एक आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो ये जो है ना, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर। सो दिस इज द ए आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, एंड एक आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस आर प्लस 1। अब ये जो ऊपर वाला आर है ना, जो न्यूमरेटर में आर लिखा हुआ है, इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फैक्टर्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और एक आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फैक्टर्स, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और एक आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। चलो, ये तो आर टर्म आ गई। अब इस आर टर्म को जब आप देख रहे हो ना, ये आर था, और जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो 2r बनेगा, तो इस वजह से मल्टीप्लाइड बाय हाफ भी कर दिया। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ राइटिंग द आर टर्म। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग दिस? देखो ये टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा बन रहा है। ए आर की वैल्यू आ रही है हाफ टाइम्स, ये हमारे पास है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, सो यूल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और इसमें माइनस का साइन है बीच में, फिर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ये आर टर्म आ रही है। अब इसमें आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। जब आप सेकेंड टर्म निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ 1 अपॉन 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे अगर आप डालेंगे 2 तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। ऐसे ही जब आप चलते जाएंगे ना, आप nth टर्म तक जाएंगे तो हाफ 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो देखो टर्म्स है ना, कीप ऑन कैंसलिंग ईच अदर। तो यहाँ से ना ये 1/3 पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, 1/7 पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। सो वी आर लेफ्ट विद एसएन। एसएन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? हाफ टाइम्स, इधर से तो 1 उठा लो, इधर से 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, और अगर आपने इसमें एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी कर दिया ना, सो यू विल बी ओनली लेफ्ट विद हाफ, क्योंकि ये वाली टर्म तो कट ही जाएगी। सो हाफ गिव यू द फाइनल आंसर विच इज गिवन टू अस इन द ऑप्शन ए। That is why option A will be the final answer in this particular situation. I hope you understood this illustration. So we are moving to the next one. There is a function defined x less than 0 के लिए ये है, x is equals to 0 के लिए ये, x greater than 0 के लिए ये है। fx is continuous at x is equals to 0. Find the value of small a, small b and small c. How to do this question basically? तो सबसे पहले आप है ना इस पर्टिकुलर को देखोगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 1 प्लस ए एक्स है, रेज टू द पावर 1 बाय एक्स है। ऑल राइट, अब यहां पे आप क्या करोगे, जैसे ही आपने 0 डाला, सो 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर में 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, और 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द लिमिट ऑफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड 0। ठीक है, अब देखो 1 से 1 तो कट गया, ए एक्स अपॉन एक्स करोगे तो हमारे पास a रह जाएगा, सो e रेज टू द पावर a विल बी लेफ्ट हेयर। तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ना, दैट इज e रेज टू द पावर a। ये जो है बीच वाला ये b है। अब है ना इस राइट हैंड साइड, दैट इज RHL लिमिट की बात करते हैं, x प्लस सी रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ माइनस 1। अगर आप चाहते हो ये डिफाइन हो, तो जैसे ही अगर आप इसमें 0 डालेंगे ना, x की जगह 0 डालेंगे, तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर तभी 0 होगा when this c will give you a value 1। जब ये c 1 नहीं होगा ना, तब तक ये न्यूमरेटर 0 नहीं होगा। तो यहां पे हमें क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म दी हुई है, और डिनोमिनेटर टेंडिंग टूवर्ड 0 है at x टेंडिंग टूवर्ड 0, सो न्यूमरेटर शुड ऑल्सो टेंड टूवर्ड 0। फॉर दैट रीजन द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 1 हमें 3 ऑप्शन में दी हुई है, अब हमें बाकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये लिमिट को सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1, एंड देन x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ माइनस 1। अब या तो वो वाली आप आइडेंटिटी लगा दो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और या फिर आप है ना लॉपिटल रूल लगा दो, 1/3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और उसमें फिर x की जगह 0 डाल देना, तो 1/3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई,
और ऐसे ही 1/2 आगे आगे एक पावर कम हो गई. सो हेयर यू विल बी एबल टू फाइंड द रिजल्ट 2/3. यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2/3. अब ये है ना 2/3 आ रहा है, तो मतलब b की वैल्यू 2/3 मिल जाएगी. इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 है, तो ये सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. अब ए निकालना है. e की पावर a जो है अगर 2/3 है, अगर आपने log ले लिया, सो इन दैट केस आपको a मिल जाएगा log 2/3. So which is given to us totally in A option. So A option will be the final answer for this particular question. So that is why we are moving ahead to the next question. The cost of running a bus from A to B is, ये cost की value हमें दी हुई है AV plus B/V. This is in rupees, where V is in kilometer per hour is the average speed of the bus. When the bus travels at 30 kilometer per hour, मतलब अगर velocity 30 रख रहे हैं तो cost 75 है. Cost 75 when velocity is 30. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. while it is 75, cost is 75, sorry, while the cost is 65, when the speed is 40, so it will be 40a plus b/40. Now we need to solve the first equation as well as the second equation to get the value of small a and small b. और मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द बस आपको निकालना है, मतलब आपको वेलोसिटी v की वैल्यू निकालनी है. सो हाउ वैल्यू लाइक हाउ विल यू बी एबल टू गेट दिस? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस c वाली इक्वेशन को कंप्लीट करना है, तभी डिफरेंशिएशन करके हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल पाएंगे. उस c वाली इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को, और यहां से a और b को हमें निकालना होगा. अब आप मुझे बताओ कि यहां से अगर आप a और b निकालने की कोशिश करेंगे तो a की वैल्यू तो हाफ आ जाएगी और b की वैल्यू 1800 आ जाएगी. जैसे ही a की वैल्यु हाफ और b की वैल्यू 1800 मिलेगी तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ टाइम्स v, और b जो है 1800 है, 1800/v. अब मोस्ट इकोनॉमिकल बोला तो c डैश निकालना इज इक्वल टू 0 करना, v निकालना, यहां से v सॉल्व करोगे, सो यू विल बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज, इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन 60. सो सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, आई होप समझ में आ गया है करना कैसे है आपको. डिफरेंशिएशन करके दिखाऊं? चलो, यहाँ पे तो हाफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/v² इज इक्वल टू 0. तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, v² की वैल्यू आ जाएगी 3600, v की वैल्यू आ जाएगी 60. अब 60 किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में. दैट इज व्हाई सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. चलो, अभी कह रहा है एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन √ln2 से लेकर √ln3 x इंटू साइन x², साइन ऑफ x², और साइन के अंदर है ln6 - x². कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो मुझे पता है कि मैं अगर x² को t मान लूंगा तो 2x dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास dt. लेकिन x dx दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये रहा x और ये रहा dx. तो x dx की जगह डाल देंगे dt/2, तो dt आ गया, ये बन गया sin t होल डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारे पास sin t, और ये बन गया साइन के अंदर ln6 - t. ठीक है, ये इंटीग्रेशन में है और यहाँ पे हमारे पास है डिवाइड बाय 2. चलो, अब लिमिट्स भी चेंज होंगी. ये ln2, क्योंकि आप x की जगह यहाँ पे लिमिट डालेंगे ना तो अब ln2 से ln3 हो जाएंगे, मतलब लिमिट्स का स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको कैसे सॉल्व करें? जैसे ही आप कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि आप है ना ln2 + ln3 करते हो ना तो ln6 मिलता है. तो आप इसमें है ना प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, इसको आई बोल दिया आपने, आप इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x रिप्लेस कर दो x से. तो यहाँ पे साइन के अंदर आ जाएगा ln2 + ln3 - t, तो यहाँ पे आ जाएगा ln6 - t. तो मैंने किंग प्रॉपर्टी लगा दी है इधर. ओके, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ln6 - t, एंड हेयर वी हैव साइन ऑफ t. चलो, ये भी क्लियर हो गया आपको. अब क्या करना होगा? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हम है ना फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं. जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा i + i 2i, और इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? न्यूमरेटर प्लस इन दोनों के न्यूमरेटर और इन दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है. सो 2i की वैल्यू आ रही है
इंटीग्रेशन फ्रॉम ln2 से लेकर ln3, यहां पे हमारे पास है हाफ और यहां पे है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, t हो जाएगा और उसमें लिमिट डालोगे तो ln का 3/2 आ जाएगा, ये 2 आया है, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ln 3/2। चलो समझ में आया। अब 1/4 ln 3/2 is given to us in the A option, that is why A option will be the final answer। एक और क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है, वी नीड टू गेट द आंसर। तो जब मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो इसमें से x² कॉमन आ रहा था, 1 - y, फिर यहां पे आ गया dy/dx, और बची हुई टर्म्स को मैं वहां ले जा रहा हूं राइट हैंड साइड में, एक y² है प्लस x² y है, तो अगर मैं उधर ले जाके y² कॉमन ले लेता हूं, सोचो उधर ले जाके, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी, तो -y² कॉमन ले लिया एंड वी आर लेफ्ट विद 1 + x इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सारी y वाली टर्म्स को एक तरफ लाना होगा, सो 1 - y ऑलरेडी है, एक y² को भी ले आता है, और सारी x वाली टर्म्स को उधर ले जाना होगा, सो 1 + x ऑलरेडी है, एक x² को भी ले जाते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो 1/y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1, और यहाँ पे 1/y का हो जाएगा log y, और यहाँ पे 1/x² का हो जाएगा x raised to the power -2 + 1 -2 + 1, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/x का log x एंड देन इट इज +c। आई होप यहाँ भी आपको क्लियर हो गया। अब इस सोल्यूशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हमने सिंप्लीफाई करा, log x और log y को एक तरफ ले आया, तो ये हमारे पास बन जाएगा log y raised to the power -1 -1/y, यहाँ पे है -1/x, ठीक है। और ये वाला एक नेगेटिव और था, ये नेगेटिव हमने कहीं कंसीडर नहीं किया, तो लेट अस कंसीडर हेयर, तो ये 1/+ का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आएंगे एंड यहां से log y - log x log y/x हो जाएगा, और 1/x + 1/y + c हो जाएगा, विच इज गिवन टू अस A ऑप्शन, हेंस A ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया है इजीली। So thank you so much guys for attending this mock test. We have completed 25 questions in the mock test, and each and every question has its importance according to the JEE Mains perspectives. So thank you so much once again for joining this video lecture. Bye bye.